हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा 3। जावा 3 में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स और ढेर सारे प्रोग्राम्स। तो आज की वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है जावा के पूरे कोर्स में, जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था पार्ट 2 में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हम लोग रख देंगे जावा 3। ओपन कर लेते हैं, सारा एग्जिस्टिंग कोड हटा देते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं जावा 3। और अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम एकदम तैयार हैं आज प्रोग्राम्स लिखने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उस प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी नोटपैड फाइल में लेके चलती हूँ। तो अभी मैं आप लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बेस सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। यह आपने बेसिक 256 में भी पढ़ा है या आपने HTML में भी पढ़ा है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसा कि आपको पता है जावा में अगर आपको बताना है कि A इज इक्वल टू B, अगर आपको ये बताना है तो आप इज इक्वल टू B लिखेंगे। अगर आपको बताना है कि A इज नॉट इक्वल टू B, जैसे आप इक्वल टू बना के उसके ऊपर एक स्लैश लगा देते हैं, जावा के अंदर आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क बना देते हैं। फिर आप बाकी सब तो समझ सकते हैं। A इज लेस देन B, A is greater than B, A is less than equal to B, A is greater than equal to B। तो इन्हीं चीजों का हम यूज करने वाले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम मैं बताऊंगी वोट एज चेक। सबसे पहले आप वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बता देती हूँ कि इफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। जावा में आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और ये A कहाँ से आया भाई, तो A को आप इनपुट करा लीजिए यूजर से। इंट A लिख के यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे A जो है इनपुट हो जाएगा। A की जगह आप एज लिख लीजिए, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है यूज़र के लिए। अब इफ़ आपने लिख दिया तो अब आप लिखेंगे इसके अंदर system.out.println और इसके अंदर आप प्रिंट कराएंगे यू आर एलिजिबल टू वोट। एकदम सेम बेस पे आपको काम करना है, जैसे आप बेसिक 256 में काम करते थे वैसे ही आपको जावा में भी काम करना है। थोड़ी बहुत सिंटैक्स चेंजेस हो जाते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे एल्स लिख दीजिए। आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊँ ना, तो होता ये है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, 3 साल का बच्चा है, अब उसके लिए चेक करना है कि वो वोट कर सकता है कि नहीं। तो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करेगा कि उसकी एज 18 है या उससे ज़्यादा है कि नहीं। अगर है ऐसा, ट्रू है अगर ये, तो बता देगा यस यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर ऐसा नहीं है, इन केस ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली एल्स में चला जाएगा। तो इफ को कहेंगे हिंदी में जैसे अगर ऐसा है, और एल्स को कहेंगे इसके बदले। मतलब अगर इफ नहीं है तो उसके लिए एक एक्सेप्शन के तौर पर एल्स को लिया जाता है। अब एल्स में आपको एक और system.out.println लेना है और यहाँ पे आप लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा चल रहा है प्रोग्राम। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे, मैंने मेथड को कॉल कर दिया था। जब मैंने void main में int age लिख दिया था तो मैंने मेथड कॉल किया था। मेथड क्या है ये आप पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। अब int age मान लीजिए एक 12 साल का बच्चा है, तो इसमें आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। वहीं अगर यहाँ पर हम लिख दें एक 40 ईयर पर्सन, सो यू आर एलिजिबल टू वोट।
बहुत आसान था ये। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरह प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे डिविजिबिलिटी चेक। आप समझ गए होंगे मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको। डिविजिबिलिटी चेक में क्या होता है, आप कोई भी एक नंबर, जिसको हम n ले लेते हैं, आप कोई भी एक नंबर n इनपुट कराइए, ठीक है। अब यहाँ पे यूज आता है मॉड का। तो मॉड का बेसिक 256 में भी पढ़ चुके हैं। जब मैंने मॉड पढ़ाया था आप लोग को, मॉड्यूलस या मॉड, तो मॉड को तो बेसिकली आप ऐसे बनाते हैं, बट यहाँ पर मॉड जैसे बनेगा तो मॉड के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी नंबर है और यहाँ पे आपको परसेंटेज बना देना है बस, और जिस नंबर से उसको डिवाइड करना है, चेक करना है, ऐसे करके 0 के इक्वल कर दीजिए। अगर ये ट्रू है तो मतलब डिविजिबल है, अगर ये नहीं ट्रू है, फॉल्स है मतलब, तो ये जो है 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। ये जो परसेंटेज साइन है ये रिमाइंडर बताता है कि अगर n को 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है 0 है तो ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n परसेंटेज साइन और 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं 0 करके। अगर ऐसा है, और एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 2 इक्वल टू बनाने थे जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अगर ऐसा है तो यहाँ लिखेंगे डिविजिबल, और अगर ऐसा नहीं है तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल। इसको भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पूछेगा इंट n, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोई भी नंबर, जैसे मैं लिख देती हूँ 33, नॉट डिविजिबल, ठीक है। वहीं अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 550, सो इट इज डिविजिबल। सो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। थर्ड प्रोग्राम देख लेते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, लास्ट होगा इस टॉपिक के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब आप डिसाइड करेंगे कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कोई भी नंबर n इनपुट करा लीजिए, फिर उस नंबर के लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो मान लेते हैं अगर n इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए पॉजिटिव। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं ये। अगर नहीं है तो यहाँ नेगेटिव होगा। बहुत आसान था ये तो। कंपाइल कर लीजिए और चेक कर लीजिए। नंबर इंट में जाके आप मान लीजिए लिख देते हैं कोई भी नंबर -90, तो नेगेटिव में आ गया। वहीं अगर हम लोग कोई भी चीज़ जैसे 20 डाल देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत आसान था ना। अब इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर पर। नोटपैड में चलते हैं। ये कहानी खत्म, कंपैरिजन ऑपरेटर की कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपके लिए फिलहाल 2 लॉजिकल ऑपरेटर हैं मेरे पास, ये आपके लिए न्यू होंगे। तो A is greater than a number and E is greater than a number, the same number। और दूसरा है कि A is greater than n, any number, और B is greater than that number। क्या हुआ यहाँ पे? and का मतलब है, ये and कहते हैं इसको। and का मतलब होता है both should be true, और यहाँ पर और होता है। और का मतलब होता है at least one should be true। इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स है तो पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, है ना। समझ गए ना। तो इसके ऊपर हमारे पास फिर से 3 प्रोग्राम्स हैं।
ट्राई करते हैं। सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एक लास्ट प्रोग्राम लेंगे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ग्रेटर देन 60, और यहाँ पे हमने किस चीज का यूज किया है, बोथ यानी कि एंड फंक्शन का हमने यूज किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो नंबर्स को इनपुट करा लिया, इंट a इंट b। ठीक है, अब अगर यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 60 एंड b इज ग्रेटर देन 60, तो क्या प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए बोथ आर ग्रेटर देन 60। एल्स क्या होना चाहिए कि ये पूरी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए फॉल्स। ठीक है, यहाँ फॉल्स ही प्रिंट हो जाना चाहिए, डायरेक्ट फॉल्स प्रिंट करा दीजिए। कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, चेक करते हैं। इंट a इंट b पूछ रहा है, तो इंट a में हम लोग मान लीजिए दे देते हैं 60, कोई भी रैंडम वैल्यू 60, और इंट b में दे देते हैं 50। फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज नहीं किया था, तो 60 वाली कंडीशन भी फॉल्स, 50 वाली कंडीशन भी फॉल्स। मान लीजिए इंट a हमारा 70 है और इंट b हमारा 120000, तो बोथ आर ग्रेटर देन 60। ठीक है, इस बार हम लोग इंट a को बहुत स्मॉल कर देंगे और इंट b को हम लोग बहुत ज्यादा रखेंगे, तो फिर भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि एंड का हमने यूज किया है। ठीक है ना, अब हम लोग यूज कर लेते हैं नंबर ग्रेटर देन 60। यहाँ पे हम एटलीस्ट 1 वाले का यूज करेंगे। एटलीस्ट 1 वाला कौन सा था, स्लैश। एक्चुअली वो जो बार्स होते हैं ना हमारे कीबोर्ड पे, बैक स्पेस के जस्ट नीचे, एंटर के जस्ट ऊपर, ये वही है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एंड को चेंज करके यहाँ पे ये रे लगा दिया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, कंडीशन सही है, इस स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज कर दीजिए, एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 60। तो चेक कर लेते हैं आउटपुट। इंट a में हम लोग डाल देते हैं 70 और इंट b में हम लोग डाल देते हैं 30। क्या हुआ, एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 60, 70 था ना, वहीं अगर मैं डाल दूं 30 एंड दूसरा वाला मैं डाल देती हूँ 2, तो अब देखो क्या होगा, फॉल्स। पूरी कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी। तो ऐसे ही होता है, बहुत आसान है। अब जैसा कि मैंने कहा था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इसको ट्राई कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है और उसके लिए इंट a, इंट b और इंट c आपको करना है। इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है। आई होप काफी लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है। a इज ग्रेटर देन b एंड लगा दीजिए, क्योंकि आपको दोनों के लिए चेक करना है a इज ग्रेटर देन c। तो पहले a के लिए पूरी कंडीशन चेक कीजिए कि a के लिए क्या जा रहा है। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए इज द ग्रेटेस्ट, और उससे पहले आप यहाँ पे a को कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। ठीक, अगर मान लेते हैं ये फॉल्स है तो एल्स के ऊपर ये मूव करेगा। अभी हम लोग एल्स के ऊपर इसको मूव नहीं कराएंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको नेस्टिंग ऑफ टैग्स में लेके जाएंगे। नेस्टिंग ऑफ टैग्स अभी मैं आपको बता दूंगी। नेस्टिंग ऑफ टैग्स आपने HTML में भी पढ़ा है। नेस्टिंग ऑफ टैग का मतलब किसी एक टैग के अंदर कोई दूसरा टैग आना, फिर उसके अंदर कोई वैल्यू होना, है ना। तो इफ के अंदर आपने ये डाला। अब इफ अगर फॉल्स है तो दूसरे इफ के ऊपर ये मूव करेगा। यहाँ पे आप b के लिए कंडीशन चेक करेंगे। अगर b इज ग्रेटर देन c एंड b इज ग्रेटर देन a, ठीक है, ये चेक हो जाएगा। अगर ये ट्रू है
तो ये जो चीज़ है यही प्रिंट हो जाएगी। बस यहाँ पे चेंज कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए। और मान लेते हैं अगर ये भी फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे। अब पता चल गया ए और बी दोनों ही ग्रेटेस्ट नहीं है, तो एल्स में ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा system.out.println कि C इज द ग्रेटेस्ट। ठीक, आई होप काफ़ी लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम लिख लिया होगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। int A, int B, int C, रैंडमली मेरे दिमाग में जो वैल्यू आएगी मैं लिख दूंगी। 98, 100 एंड 221। 221 इज द ग्रेटेस्ट। देखिए इसने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो बस इतना ही करना था। लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ इतना ही काम है आपका। अब जैसा मैंने कहा था नेस्टिंग वाले में मैं आऊंगी, तो नेस्टिंग का पूरा ये जो क्राइटेरिया समझा देती हूँ आपको। एक यहाँ पे लिखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की हेल्प से आपने प्रोग्राम बनाया। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि आपने लिख दिया कि आपने कहा कि इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो मतलब दोनों को चेक कर लेगा कि A, B और C दोनों से बड़ा है कि नहीं। अगर किसी से भी छोटा होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो वो मूव करेगा इफ पर, दूसरे इफ पर। इससे पता चलेगा कि जब इसमें भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब एल्स में जाएगा। अगर इसी में ट्रू हो गई तो यहीं पे रुक जाएगा, एल्स पे जाएगा ही नहीं। तो इफ और इफ, यहाँ वाला जो इफ है और यहाँ वाला जो इफ है, दोनों जब फॉल्स हो जाएंगे तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, दैट इज कि दोनों का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कंपेयर होगा इस आखिरी वाले एल्स से, है ना। और ये एल्स फाइनल आंसर हमें दे देगा। तो नेस्टिंग ऑफ टैग्स बहुत आसान है। इफ के अंदर इफ और उसके अंदर एल्स। पहला वाला जो इफ है और दूसरा वाला जो इफ है, अगर दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हुए तो ये एल्स पे चला जाएगा। अगर इन दोनों इफ में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा और आंसर हमें बता देगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन लेके आऊंगी। इस जो पूरी वीडियो में जो टॉपिक कवर किया है मैंने, उसका एक कंबाइंड मिक्सचर होगा। तो उस सरप्राइज टेस्ट के लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जावा में कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाऊंगी जो आउट ऑफ कोर्स होगी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।